हेलो दोस्तों, मैं हिमेश आप लोगों को अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले अभी हमारी YouTube में डीलेड की सीरीज स्टार्ट है। जो डीलेड तैयारी कर रहे हैं, आपके दोस्त वगैरह कर रहे हैं, उनको जरूर शेयर कर देना, क्योंकि यहाँ पर डीलेड की फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर की क्लासें चल रही हैं, मैथ की क्लासें। तो जो लोग आपके साथ के हों, दोस्त वगैरह, तो उनको आप बता दीजिए, तो ये चैनल सब्सक्राइब कर ले। अब आप लोगों के लिए जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं नॉन टेक, और जो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, और जो रेलवे वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक आज नई सीरीज लेके आए हैं। आप सबको ये बुक का नाम पता होगा, नवीन अंगणित RS अग्रवाल। ये हर एग्जाम के लिए आपके लिखे भी होंगे, सारे एग्जाम, कौन कौन से एग्जाम के लिए, बैंक वगैरह के लिए भी सफिशिएंट है। तो ये बुक आपकी आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो भी चैप्टर हैं, जितने भी 20-22 चैप्टर, जो भी चैप्टर मैथ के हैं, और जितने भी क्वेश्चन है, जैसे आज जो स्टार्ट होगा वो नंबर सिस्टम होगा। तो नंबर सिस्टम में जैसे 118 क्वेश्चन है, तो 118 क्वेश्चन में से 118 क्वेश्चन पूरे कराए जाएंगे। एक एक क्वेश्चन एक एक डिटेल में समझाया जाएगा, कैसे करना है और ये तरीका कैसे स्टार्ट होता है। आज तो बेसिक क्लास होगी, और आपकी जैसे 118 क्वेश्चन है, तो एक वीडियो में तो आएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, 2 क्लासों में, या 1 क्लास में, 2 क्लास में, 3 क्लास में, जितनी भी क्लासों में होगा, मैं वो क्लासें अपलोड कर दूंगा। और जब सब एक साथ हो जाएंगे, तब एक साथ मर्ज करके एक साथ अपलोड कर देंगे। तो ये आपको एक साथ भी चैप्टर नंबर सिस्टम मिल जाएगा, और अलग अलग भी मिल जाएगा। तो ये चीज आप यदि आप एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो ये चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये किताब हर जो ऑफलाइन टीचर, जैसे मैं भी ऑफलाइन पढ़ाता हूं, तो ऑफलाइन टीचर जितना भी होगा, तो लगभग ये किताब हर टीचर पढ़ाता है, और बताता भी है कि यहां से आप यदि तैयारी कर रहे हो, तो लगभग ये समझ लो, यदि 50 का पूर्णांक होगा मैथ का, यदि सीजीएल की बात करें, तो उसमें कम से कम आप 45 प्लस स्कोर करोगे। ठीक है, तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में क्या पढ़ने जा रहे हैं, बेसिक पढ़ने जा रहे हैं। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहला आता है डिजिट, अंक। अंक की बात करते तो अंक क्या होता है, डिजिट क्या होता है। तो आप कहोगे भाई डिजिट क्या होता है, 1 से लेकर 9 तक, या 0 से लेकर 9 तक। तो ये डिजिट होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये क्या होते हैं, डिजिट होते हैं। तो यदि एक बार यूपी टेट में टीचरों के लिए होता है यूपी टेट, तो यूपी टेट में एक बार क्वेश्चन आया था कि अंकों की संख्या कितनी होती है। तो अंकों की संख्या 10 होती, जबकि अंक कहां तक होते हैं, 9 तक। क्यों, काउंटिंग करोगे तो ये टोटल कितने निकल के आएंगे, 10। तो अंकों की संख्या 10 होती, होते कहां तक है, 0 से लेकर 9 तक। अब बात करते हैं संख्या कैसे बनती है सॉरी, संख्या या नंबर कैसे बनता है। तो नंबर की बात करेंगे तो नंबर क्या होता है कि डिजिट से नंबर बनता है। एक से अधिक डिजिट जब एक साथ रख दी जाए, एक से अधिक अंक जब एक साथ रख दिए जाते हैं, तो वो किसका निर्माण करता है, संख्या का। किसका निर्माण करता है, संख्या का। तो संख्या की बात करें, जैसे 1, 0, 10, 2 डिजिट एक साथ रख दी गई, 10। इसी वजह से 10 क्या है, संख्या है। हमने कोई और नंबर लिख दिया, 4, 3, 5, 7, 6, ये नंबर लिख दिया, ये नंबर है। क्यों, क्योंकि एक से ज्यादा जब भी डिजिट एक साथ रख दी जाएंगी, तो क्या कहलाएगा, नंबर कहलाएगा। अब इस नंबर में 2 चीजें आपकी आती, एक होता है स्थानीय मान, एक होता है जाति मान। क्या होता है, एक स्थानीय मान होता है, एक होता है जाति मान, जिसको अंकी मान बोला जाता है। स्थानीय मान प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान, और एक होता है जाति मान, जाति मान जिसको बोलते हैं अंकी मान। क्या बोलते हैं, अंकी मान। ठीक है, तो अंकी मान, जाति मान या फेस वैल्यू, फेस वैल्यू, और ये होता है प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू। ठीक है, तो स्थानीय मान क्या होता है, जैसे हमने कहा अंक 3 अंक का स्थानीय मान बता दो, तो 3 आया, जो भी अंक लोगे वो लिखोगे। कितने अंक, 1, 2, 3 अंक बचे, तो उतने 0 आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं भाई, सबको पता होगा। 5 अंक का बता दो, तो 5 लिखा, कितने अंक बचे, 2 0 बना दिए।
हमने कहा 7 अंक का बता दो, तो 7 लिखा और कितना अंक बचा, एक। 6 अंक का बता दो तो आप कहोगे 6 लिखा और अब कुछ बचा नहीं तो 6 ही आ गए। अच्छा, जाति मान या अंकी मान में क्या होता है, तो 3 अंक का अंकी मान 3 ही होगा, 5 अंक का अंकी मान 5 ही होगा, ठीक है। 7 अंक का अंकी मान 7 ही होगा। अंक का मतलब सीधा अंक ही लिख देना। और 6 अंक का कितना होगा, 6 ही होगा। ये दिख रहा है, दिख रहा है क्या हो गया क्या, ठीक है, कैमरा सीधा है ना, ठीक है। तो 6 अंक 6 अंक, ठीक है। अब एक चीज, यूपी पुलिस में एक बार क्वेश्चन आया कि, क्या क्वेश्चन आया था कि किसी भी संख्या के अंकी मान और जाति मान में डिफरेंस बता दो। कभी भी किसी अंक को देगा और कह देगा जाति मान और अंकी मान में डिफरेंस बता दो। एक तो ये क्वेश्चन आता है। एक यूपी पुलिस में और किस टाइप से क्वेश्चन आए हैं, मतलब प्रीवियस ईयर में कैसे आए, स्थानीय मान 2 अंकों का देगा और फिर कह देगा डिफरेंस बता दो। मतलब डायरेक्ट तो नहीं, क्योंकि इतना छोटा है तो कक्षा 6 क्लास वाले को पता होता है स्थानीय मान निकालना, लेकिन आपसे जब पूछा जाएगा तो थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ा के। एक चीज और याद रखना, नोट करके लिख लेना कि किसी संख्या के इकाई का अंक, ये होता है इकाई का अंक पहला, तो किसी संख्या के इकाई का अंक, किसी संख्या या नंबर के इकाई का अंक, इकाई के अंक के स्थानीय मान और जाति मान में, स्थानीय मान और जाति मान में डिफरेंस शून्य होता है। कोई भी अंक हो, किसी भी संख्या के इकाई के अंक में स्थानीय मान और जाति मान में डिफरेंस कितना होता है, शून्य। ये सीजीएल में आ चुका है, इस टाइप में क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी अंक के स्थानीय मान और जाति मान में कितने का अंतर होता है, तो 0। कितने का अंतर होता है, 0 का, याद रखना। अब पुलिस वगैरह में कैसे क्वेश्चन आए, इसी से भाई हम अप टू अब वही क्वेश्चन तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन आया है इस टाइप से। जैसे इसमें कह देता अंक 5 तथा अंक 7 के स्थानीय मान, बाकी आपको क्वेश्चन मिलेंगे, स्थानीय मान में अंतर बता दो। अंतर बताना, क्या बताना है, अंतर। तो भाई बताओ, अंक 5 का स्थानीय मान 500, अंक 7 का स्थानीय मान 70, अंतर कर दो भैया, घटा दो 0, 10 में 7 गया 3, 4, 430, यही आपका आंसर। तो ऐसे करके यूपी पुलिस वगैरह में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए स्थानीय मान क्या होता है, जाति मान। अब हम आगे चलते आगे बात करते हैं। नंबर जो होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर से। कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको समरिश संख्या बोलते हैं। जिन लोगों ने समरिश संख्या, जिन लोगों ने इंटर में मैथ पढ़ी होगी, जिन लोगों ने भी पढ़ी होगी इंटर में मैथ, तो उनको पता होगा समरिश संख्या क्या होती। जैसे इस टाइप से क्वेश्चन आते थे, 5 + 4 होता आई, 5 + 4i, ये समरिश संख्या चैप्टर होता था इंटर में, तो उसमें ये पढ़ा होगा आपने। तो अब वही से हमने कि ये यूपी बोर्ड में एक ऑप्शनल में एक क्वेश्चन जरूर आता था इससे, ठीक है, यूपी बोर्ड की बात कर रहा हूं। तो इसमें आपको पता होगा, इस वाले भाग को हम बोला करते थे वास्तविक संख्या, रियल पार्ट, वास्तविक संख्या, और इस वाले भाग को हम बोलते थे काल्पनिक। आपसे ऑप्शनल में आता था काल्पनिक भाग, तो काल्पनिक भाग, और इस वाले को बोलते थे वास्तविक भाग। ऑप्शनल में आता था, इसमें बोल देता था काल्पनिक नंबर कितना है, तो 4 है, वास्तविक नंबर कितना है, 5। तो यही कॉम्प्लेक्स नंबर यहां भी काम करता है। ये भी 2 तरीके से, एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है। इमेजिनरी मतलब कल्पना, काल्पनिक, और ये वास्तविक, वास्तविक संख्या, और एक होती है काल्पनिक।
काल्पनिक संख्या, वास्तविक संख्या काल्पनिक। अच्छा, हम पहले काल्पनिक बता देते हैं क्योंकि हमारे एसएससी वगैरह में या रेलवे वगैरह में या पुलिस वगैरह में इनसे कहीं क्वेश्चन आता नहीं, तो इसको यहीं से आज से हम खत्म कर देते हैं इस चीज को कि इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्याएं हमारे में आते ही नहीं है, हमारे कंपटीशन में नहीं आता है। हाँ, एनडीए वगैरह में आता है, सीडीएस वगैरह में आता है, सीडीएस वगैरह क्योंकि वो इंटर लेवल से, सीडीएस तो बीएससी लेवल से होता है, लेकिन एनडीए होता है रेल 10+2 से होता है, इंटर बेस पे होता है, इस वजह से वहां तो आता है। तो एनडीए वालों के लिए, बाकी आप लोगों के लिए कोई जरूरत नहीं। बस एक चीज याद रखना कि अयोटा की वैल्यू क्या होती है, इसको अयोटा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अयोटा। अयोटा की वैल्यू होती है √-1। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती -1, अयोटा की पावर 4 की वैल्यू होती 1, बस इतनी चीज। ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती 1, बस इतनी चीज आप याद रखना। ओमेगा इसको बोला जाता है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 और अयोटा की पावर 4 की वैल्यू भी कितनी होती? 1 होती है। तो अब हम इससे कोई लेना देना नहीं है हमारे कंपटीशन में रियल पार्ट से। तो रियल पार्ट क्या होता है? -∞ से +∞ तक जितनी संख्या होती है सब रियल में आती है। मतलब 1, 2 भिन्न फ्रैक्शन जो भी होता है सब किस में आता है? रियल में आता है। अब रियल पार्ट को भी दो भागों में बांटा गया, एक होता है इमेजिनरी बोल गए, इंटीजर जिसको हम बोलते हैं पूर्णांक संख्याएं, और एक होता है डेसिमल, दशमलव संख्या। अब इसमें क्या होता है? -∞ से +∞ तक तो होता है, लेकिन सारी पूरी संख्या होती है। यहाँ फ्रैक्शन का कोई मतलब नहीं। यहाँ दशमलव संख्याएं में क्या होती है? पॉइंट वाली, 0.25, 27, जितनी ये दशमलव वाली या फ्रैक्शन वाली संख्या है वो सब किस में आएंगी? दशमलव संख्या। दशमलव संख्याएं भी दो प्रकार की होती है, एक शांत दशमलव, एक अशांत दशमलव। तो शांत दशमलव क्या होता है? जिसका रिपीटेशन लगातार होता है, रिपीटिंग जिसको बोलते हैं, शांत दशमलव को रिपीटिंग बोलते हैं। लगातार रिपीटेशन एक ही अंक का होता है, जैसे 6 6 6 6 7 7 7, एक ही अंक का रिपीटेशन, तो ऊपर बार का चिन्ह लगा देते, जैसे 6.7777 ऐसे लिखा तो 6.7 के ऊपर बार का चिन्ह, तो इसे बार का चिन्ह बोला जाता है। तो ये आपका बार का चिन्ह हटाने के भी तरीके होते हैं, वो भी बताए जाएंगे। एक एक चीज चलते। अशांत दशमलव क्या होता है? जिसमें किसी भी अंक का रिपीटेशन नहीं होता, नॉन रिपीटिंग बोलते हैं। जिसमें अशांत दशमलव में क्या होता है? किसी भी अंक का रिपीटेशन नहीं होता, जैसे पाई की वैल्यू या √2 की वैल्यू, √3 की वैल्यू, जिनका अंडर रूट नहीं निकलता, वो सब अशांत दशमलव के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं पूर्णांक संख्या। पहले हम पूर्णांक संख्या समझते हैं। ये तो आपका नंबर बार चिन्ह कैसे हटाया जाता है, ये क्वेश्चन आएंगे तब बताई जाएगी, ठीक है। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या दो प्रकार की होती है, पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक संख्या, एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। मतलब पूर्णांक संख्या दो प्रकार की होती है, एक धनात्मक जिसमें प्लस लगा होगा वो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं होंगी, और जो ऋणात्मक होगा उसमें माइनस लगा होगा। धनात्मक में 1 2 3 प्लस लगा के दिखाया भी नहीं जाता, 4 डॉट डॉट पॉजिटिव मतलब इन्फिनाइट, मतलब प्लस इन्फिनाइट तक जितनी संख्या होती है वो धनात्मक पूर्णांक के अंतर्गत आती। -∞ से लेकर -3, -2, -1, ये सब किसके अंतर्गत आती है? ऋणात्मक पूर्णांक के अंतर्गत। तो दो चीजें पूर्णांक संख्याओं में पड़ी, एक धनात्मक पूर्णांक संख्या, एक ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। एक धनात्मक एक ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। तो धनात्मक में पॉजिटिव वाले होंगे, ऋणात्मक में निगेटिव वाले। अब आपको एक चीज मिस होती दिख रही क्या? तो आप कहोगे 0 नहीं दिख रहा है। क्या नहीं दिख रहा है? 0। नोट करके लिख लो 0 के बारे में। बहुत क्वेश्चन आता है आपके कंपटीशन में कि 0 ना तो धनात्मक होता है, और ना ही ऋणात्मक होता है।
ना धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक। तो जीरो ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। तो जीरो के बारे में पता चला कि ना पॉजिटिव होता है ना निगेटिव इंटीजर होता है, तो लेकिन पूर्णांक होता है। क्या पूर्णांक होता है, क्योंकि पूर्णांक हमने आपको बताए थे माइनस इंफिनिट से लेकर प्लस इंफिनिट तक। इसका मतलब इसके अंदर जीरो भी आया होगा, एक भी आया होगा, और माइनस का एक भी आया होगा और प्लस का एक आया होगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे पूर्णांक में आता है तो जीरो एक पूर्णांक संख्या होती, धनात्मक पूर्णांक लिखा होगा तो नहीं होगी, ऋणात्मक लिखा होगा तो नहीं होगी। अच्छा, इसी को दो और भागों में बांटा गया है, एक सम नंबर, एक विषम संख्या। विषम इवन नंबर और ऑड नंबर। सम संख्या वे संख्याएं जिसमें दो से डिविजिबल हो, दो से विभाजित हो उसको हम सम संख्या विभाजित हो। और विषम संख्या क्या होती, जो दो से विभाजित ना हो। तो जो दो से विभाजित ना हो वो विषम, और जो सम, एग्जांपल 0 2 4 6 8 9 10, ठीक है। और इसमें 1 3 5 7 9 और 11, ठीक है। तो ये सब क्या होती है, विषम सम संख्याएं 0 2 4 6 8, मतलब जो दो से कटेंगी वो सब सम संख्या, जो दो से नहीं कटेंगी वो विषम संख्या। तो जीरो क्या होता है, एक सम पूर्णांक संख्या होती है, धनात्मक ऋणात्मक नहीं होता है। अब बताते हैं धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या होती है। ऋणात्मक से कोई लेना देना नहीं, धनात्मक क्या होता है, एक होता है इसमें भाज्य संख्या, एक होता है अभाज्य संख्या। भाज्य संख्याएं कॉम्प्लेक्स नंबर होता है और ये अभाज्य प्राइम नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं, कंपोजिट होता है, ठीक है। प्राइम नंबर और ये कंपोजिट, ठीक है। तो भाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्या क्या होती है। पहले हम अभाज्य संख्या पढ़ते हैं। अभाज्य संख्या वे संख्या जिसके केवल और केवल दो फैक्टर हो, जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर हो, दो गुणनखंड हो। और वो दो गुणनखंड कौन कौन से हो, एक इटसेल्फ हो, मतलब वो स्वयं हो, वो स्वयं संख्या हो, और एक का मल्टीपल हो, वो क्या होते हैं अभाज्य संख्या। वे संख्या जिनके केवल और केवल कितने, दो गुणनखंड होते, एक वो स्वयं होती है और दूसरी वो संख्या होती है एक, ठीक है। तो जो वो संख्या हो गई उसी को अभाज्य संख्याएं कहेंगे। एग्जाम्पल लिखते हैं और यहां पर देख लेते हैं, यहां मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर, दो से ज्यादा यदि फैक्टर जिस संख्या के हो जाएंगे वो भाज्य संख्या होगी। तो हम पहले अभाज्य में आते हैं। पहले सबसे पहले एक की बात करते हैं। तो एक केवल अपने आप में एक है, तो एक के तो दो फैक्टर होंगे नहीं, ठीक है। दो की बात करते हैं, दो के दो फैक्टर ही होते हैं। तो पहली अभाज्य संख्या 2। अब यहां पे भी क्वेश्चन बहुत बनते हैं, 2 फिर 3 फिर 5 फिर 7 फिर 9 नहीं आएगा, क्योंकि 9 सम विषम में आता है, यहां नहीं आएगा। 11 13 15 भी नहीं आएगा, 17, मतलब ऐसे फैक्टर जिसके केवल और केवल स्वयं से कटे, वो संख्या जो केवल और केवल स्वयं से कटे, वो सब क्या होती है अभाज्य। तो एक स्टार बनाना 2 पे, दो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, इसके बाद कोई सम संख्या अभाज्य नहीं होगी। तो दो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, इसके अलावा कोई भी सम संख्या अभाज्य नहीं होगी। एक चीज ये आप समझ गए, ठीक है। अब यहां पे बात करते हैं 4, क्योंकि 3 तो इसमें आ गए, 2 इसमें आ गए, एक होता नहीं है। 4 6 8 9 10 12 14 15 ... मतलब अब यहां पे लिखना कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी होती है, 4 होती है। एक पॉइंट और बीच में लिख लो, एक ना तो भाज्य होता है ना ही अभाज्य होता है।
एक ना तो भाज्य होता है और ना ही अभाज्य होता है। एक ना तो भाज्य होता है ना ही अभाज्य होता है। अब आगे चलते। अच्छा, जीरो आपके दिमाग में आ रहा होगा, जीरो कहां गया? अरे जीरो भाज्य भाज्य नहीं होता। क्यों? क्योंकि जीरो तो यही नहीं आया, हम तो इसी के भाग बता रहे हैं। नहीं समझे? हम तो धनात्मक पूर्णांक के भाग बता रहे हैं। धनात्मक में जीरो जब आए नहीं तो जीरो तो यहीं खत्म हो गया। तो यहां तक हम बात ही नहीं करेंगे कि जीरो भाज्य होता है कि अभाज्य होता है। ठीक है, तो जीरो ना भाज्य ना भाज्य वो क्यों बोलो ही नहीं कि जीरो जब यहां तक ही नहीं आया तो फिर आने की बात ही खत्म हो गई। तो एक ना तो भाज्य एक ना तो अभाज्य, ये सबसे छोटी एकमात्र संभाज्य संख्या। इसमें और कुछ समझ लेते हैं। अभी एक क्लास और पढ़ा चुके हैं, इस वजह से चलो आगे। एक होता है प्राइम नंबर, सॉरी प्राइम नंबर हो गया। एक होता है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, इनरेशनल, परिमेय संख्या। एक होता है अपरिमेय संख्या। यहां से भी क्वेश्चन अपरिमेय संख्या आते हैं, क्वेश्चन समझ लेते हैं। परिमेय संख्या वे संख्या जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। वे संख्या लिखना चाहे तो लिख लेना, वे संख्या जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिखते हैं। परिमेय संख्या Q डज नॉट इक्वल टू जीरो, कभी भी Q जीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि किसी संख्या में यदि हम जीरो का भाग देते और यदि जीरो में किसी संख्या का भाग देते, दोनों का अलग अलग आंसर आता है, याद रखना। यदि हम कह रहे हैं कि जीरो में किसी संख्या का भाग देते रिजल्ट जीरो आएगा, और यदि हम संख्या में जीरो का भाग देते तो इनफिनाइट अपरिभाषित आएगा। तो यदि नीचे वाला जीरो हो जाएगा तो वो परिभाषा ही नहीं दे सकते, इस वजह से नीचे वाला कभी जीरो नहीं होना चाहिए। अगला, तो वे संख्या जिन्हें P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं लेकिन Q डज नॉट इक्वल टू जीरो। संख्या लिखते हैं, जैसे एक के नीचे एक लिखा जा सकता है। पहले हम फ्रैक्शन ही लिख दें, 5/7, 6/3, 5 लिख दो, 8/7, 22/7, 0, 1, 5, 7, ये सब संख्या। क्यों? क्योंकि जीरो के नीचे एक रखोगे तो जीरो आएगा, 2 रखोगे जीरो आएगा। इसका मतलब वैल्यू निकल के आ रही तो जीरो में स्टार बनाओ, 22/7 में स्टार बताओ। तो 22/7 एक परिमेय संख्या है, 0 एक परिमेय संख्या है। याद रखना, 0 एक परिमेय संख्या है, 0 एक समपूर्णांक संख्या है, धनात्मक ऋणात्मक नहीं है। 22/7 एक परिमेय संख्या, जबकि पाई अपरिमेय संख्या है। अभी आगे वो भी बता रहे हैं। तो अपरिमेय संख्या क्या हुई? जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वो सब अपरिमेय संख्या है। एग्जाम्पल दे दो भाई साहब। तो एग्जाम्पल क्या होता है? पाई, स्टार बनाओगे। पाई अपरिमेय संख्या, 22/7 परिमेय संख्या। हमने कहा √3, जिनका रूट नहीं निकले, √5, √7, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। आपने देखा होगा हाई स्कूल की किताबों में पीछे √3 की वैल्यू दी होती थी 2-3 पेजों तक, ठीक है? तो वो अच्छा, √4, √16, ये सब परिमेय है। जिनका अंडर रूट निकला वो परिमेय है, जिनका अंडर रूट ना निकले वो अपरिमेय है। तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कहीं भी। अच्छा, पाई और 22/7 में क्या दिक्कत है? देखो 22/7 की वैल्यू निश्चित है, मतलब आप कहीं ना कहीं निकल आएगी, जबकि पाई की वैल्यू अनिश्चित है। लेकिन हम तभी आपके हाई स्कूल वगैरह में आप पढ़ते थे, कंपटीशन में भी कभी कभी लिख के आ जाता है पाई की वैल्यू 22/7। तो क्यों लिख के आ जाता है? क्योंकि हमें ये रखना है, लगभग में होता है लेकिन रियल में नहीं होता। रियल में होता तो आंसर लिख के नहीं देता, ये चीज समझो। तो बाकी उसके बारे में डिटेल में बहुत बड़ी चीज है कि किसने इसको कहां तक 8600, भारत के एक व्यक्ति हैं, पाई की वैल्यू 8600 अंकों तक उन्होंने याद कर लिया पॉइंट के बाद, ठीक है? चलो उसकी बात करिए भाई, छोड़ो। अच्छा, एक होता है प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्याएं, एक होता है पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या। दो चीजें और समझ लेते हैं। प्राकृतिक नेचुरल नंबर क्या होता है? वे संख्याएं जो हमें प्रकृति से मिली हैं। प्रकृति से हमें मिला है 1, 2, 3, 4, 5,
6 डॉट। ये हमें सब प्रकृति से मिला है। तो वे संख्या जो प्राकृतिक है वो 1 से लेकर इन्फिनिट तक होती है। और होल नंबर पूर्ण संख्या 0 यदि प्राकृतिक संख्याओं में ऐड कर दोगे तो वो होल नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? होल नंबर कहलाएगा। ठीक है, 0 यदि ऐड कर दोगे तो होल नंबर कहलाएगा। ठीक है, ये प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो गई। इसके बाद इसमें कुछ और चीजें हैं, वो कल की क्लास में कराते हैं क्योंकि थकान महसूस हो रही, क्योंकि एक वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। ठीक है, तो आज देखो हमने आपको बताया कि यदि जो लोग एसएससी वगैरह, जो लोग एसएससी, रेलवे, पुलिस, बैंक, जीडी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए एक बेहतरीन सीरीज लेकर आए। आर्ष अग्रवाल नवीन अंगणित है और नया संस्करण है। इसमें जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन होंगे वो सॉल्व कराए जाएंगे और जितने भी क्वेश्चन होंगे प्रॉपर वे में सोल्यूशन दिया जाएगा। तो जो लोग हमारे चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये किताब आपके हर एग्जाम में पूछी जाती है और यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो जो लोग हमारे चैनल पे नए हो वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर यूनिक तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा आर्ष अग्रवाल की किताब। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।